नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल PHC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, रोटी सीरीज कंटिन्यू है। आप खाना खाते समय ज़रूर इस सीरीज को देख रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए रामबाण का काम करने वाली है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न सीधे आपको देखने को मिलेंगे और इसका उदाहरण मैंने आपको हाल ही में आयोजित सोसाइटी मैनेजर के पेपर में दिखा दिया। सोसाइटी मैनेजर का पेपर देखने के बाद आपको लगा होगा कि सर मेरे से केवल 2 से 3 प्रश्न नहीं बने हैं, बाकी सभी प्रश्न आपने रिवाइज कराए थे। तो दोस्तों, यह सीरीज बहुत ज़रूरी है। जैसा आपके लिए रोटी ज़रूरी है, वैसे ही अभी MPPSC में सिलेक्शन लेने के लिए यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ये परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ बनाई गई वीडियोस होती हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 25 के हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे कि राणा प्रताप योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो राणा प्रताप परियोजना सर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ के नज़दीक। इसकी सर जो क्षमता है वह 172 मेगावाट है। फिर देखिए दूसरा था, सूर्यपुत्री के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो भैया MPPSC ने इससे 10 बार प्रश्न पूछा है कि भैया सूर्यपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो सूर्यपुत्री के नाम से आप सभी को याद है ताप्ती नदी को जाना जाता है, जो कि मुल्ताई सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, पेपियर मेसे कला का एक प्रमुख केंद्र है। तो देखिए, कला संस्कृति से प्रश्न आ चुका है, जो कि आपकी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति से रिलेटेड है। अब देखिए, पेपर मेसे की बात हो रहा है, पेपियर मेसे। तो देखिए, उज्जैन जो है वह मुख्य रूप से पेपर मेसे कला का एक प्रमुख केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उज्जैन। देखिए, पेपर मेसे का हम बात करते हैं तो क्या होते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बाग हैं, वहाँ क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, जो हमारे पशु पक्षी आदि के क्या बनाते हैं, स्टेचू का निर्माण करते हैं। यानी आपने पहले आपके घर में तोते रखे देखे होंगे, जो कि मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते थे। उन जो तोते के जो मूर्ति बनाई जाती है वह किससे बनाए जाते हैं? तो वह पेपर मेसे के माध्यम से बनाया जा रहा है। कहाँ पर? उज्जैन में। तो आपको याद रखना है कि पेपर मेसे कला कहाँ की है। तो पेपर मेसे कला उज्जैन की है। यहाँ पर एक और सर भैरवगढ़ प्रिंट बहुत फेमस है, जिसके द्वारा साड़ियों पर प्रिंटिंग आदि की जाती है। अब रीवा का मैंने आपको बताया, सुपाड़ी कला बहुत फेमस है। आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि सुपाड़ी कला के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। तो सुपाड़ी कला के लिए रीवा प्रसिद्ध है। और सुपाड़ी के माध्यम से यहाँ से भगवान के फ़ोटो, भगवान की मूर्तियाँ, पशु पक्षी की मूर्तियाँ आदियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की कुछ अन्य कलाओं की बात करते हैं तो एक है छींट कला, जो कि सर सिरोंज से फेमस है। सिरोंज विदिशा का एक स्थान है, वहाँ की है फेमस। फिर बाघ कला आप सभी को पता है कहाँ की है। तो सर वहाँ है धार की। फिर आपको 12 सिबनी की साड़ी या 12 सियोनी की साड़ी या सिबनी की साड़ी बोलते हैं, जो कि बालाघाट की एक प्रसिद्ध कला है। फिर मैंने आपको बताया था काष्ठ कला कहाँ की फेमस है। तो काष्ठ कला सीहोर के बुधनी की बहुत फेमस है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। गुड़िया कला की हम बात करते हैं सर, 2 हैं हमारे यहाँ, ग्वालियर और एक और सर हमारे यहाँ पर क्या है, अलीराजपुर। और जो ग्वालियर है वहाँ पर बत्तोबाई गुड़िया सेंटर है, जो कि बत्तोबाई गुड़िया वहाँ पर बनाई जाती हैं। तो कितनी सारी कलाओं की हमने बात कर ली। आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जो बच्चा इसे डेडिकेशन के साथ देख रहा है, यकीन मानिएगा उसका सिलेक्शन पक्का है भैया। डेली देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, लोगों तक पहुँचाओ कि सर की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, आप देखिए। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा था? अब सर, यह आज़ाद हिंद फौज का प्रश्न आपने यहाँ पर क्यों शामिल किया? तो भैया, जो किशन सिंह ठाकुर थे वह मध्य प्रदेश के सिवनी जिला, कौन सा, सिवनी जिले से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते थे। जो किशन सिंह ठाकुर है उनका जन्म तो हुआ था गुजरात में, परंतु ये कहाँ पर आके रहने लगे थे? सिवनी जिले में आने लगे थे। और 1930 में इनके द्वारा सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया गया था। ठीक है,
फिर सिवनी जिले में 1941 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया था। जो विनोबा भावे जी ने चलाया था वैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह किशन सिंह ठाकुर जी ने 1941 में सिवनी जिले में चलाया था। आपको याद रखना है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में भी सिवनी जिले से किशन सिंह ठाकुर ने भाग लिया था। तो किशन सिंह ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकाल श्रेणी संबंधित है। कितनी बार यह प्रश्न आ चुका है, बार बार बता रहा हूँ। आज हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, तो आ जाओ भैया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हम बना लेते हैं एक बार, और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। जो बच्चे स्किप करके आगे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ना एक मिस करके जाएंगे इन्फॉर्मेशन। तो देखो ये हमारी क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ, नर्मदा के दक्षिणी भाग में फैली हुई है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसके पूर्वी भाग को मैकाल नाम से जाना जाता है, मध्य भाग को महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इसके पूर्वी भाग को राज्य पीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और पड़ती है बैतूल के नज़दीक, कौन सी, ग्वालीगढ़ श्रेणी। यह भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। कौन सी, धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई सर 1350 मीटर है। और वह देखो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पे है, कभी उसका भी नहीं आता है तो किस पे लगा के आना है, महादेव श्रेणी पे आपको लगा के आना है। अब एमपीपीएससी ने इसको पूर्व से पश्चिम में भी जमाया है, पश्चिम से इसे पूर्व में भी बहुत बार जमाया है, तो आपको याद रखना। यहाँ पर अखरानी, बड़वानी, फिर यहाँ पर अड़ी बहुत सारी पहाड़ियाँ पड़ती है। जैसे यहाँ पर अरवानी पड़ती है, यहाँ पर बड़वानी पड़ती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। उनके नाम भी मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, तो उन सभी को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सतपुड़ा श्रेणी का जो मैकाल श्रेणी है वह भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से है। कितनी बार बताया कि भैया मैकाल पर्वत श्रृंखला से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, तो सर एक होती है नर्मदा, दूसरी होती है सोन, और तीसरी होती है जोहिला। और यह तीनों नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैकाल पर्वत श्रृंखला से होता है, या अमरकंटक अनूपपुर से होता है। ठीक है, पास पास से होता है। जोहिला की हम बात करते हैं तो जोहिला सोन नदी की सहायक नदी है, आप सभी को पता है। जोहिला बांध बना हुआ है इस नदी के ऊपर, कहाँ पर, तो सर उमरिया जिले में। ये सभी बातें मैंने आपको बता रखी। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, और यहाँ जो हमारी भारत की गंगा नदी है उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई भारत में 1312, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी इस नदी को कहा जाता है। और धूपगढ़ क्या है, तो सर धूपगढ़ हमारे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। कैमूर कहाँ पर पड़ता है, तो सर कैमूर हमें पड़ता है रीवा पन्ना वाले क्षेत्र में, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। मुल्ताई, तो सर मुल्ताई है बैतूल में, जहाँ से हमारी ताप्ती नदी, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं, उसका उद्गम होता है। तो हमने भैया जो ऑप्शन थे उनको भी डिस्कस कर लिया। अब आगे आइए, मंधाता गार्ज किस नदी पर बना हुआ है। तो मंधाता आपको समझ में आना चाहिए कि सर मंधाता, सर हमने सुन रखा है ओमकारेश्वर को बोलते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि हाँ सर आना चाहिए। तो मंधाता कहाँ पर बना हुआ है, तो सर ओमकारेश्वर को मंधाता बोलते हैं। अब ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सर मेनली यहाँ नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सीधी सी बात है, मंधाता गोर्ज भी हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको 1-2 पॉइंट में बता देता हूँ कि ओमकारेश्वर को मंधाता राजा की नगरी कहा जाता है, उसे मंधाता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो शहर है वह नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, कभी आप जाते होंगे ओमकारेश्वर तो आपको समझ में आता होगा कि सर संगम पे नहाने जा रहे हैं, तो वहाँ किन 2 नदियों के संगम पर हम नहाने जाते हैं, तो नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर हम नहाने जाते हैं। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बात आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी को केवल ओमकारेश्वर में ही कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताप्ती नदी, सर सूर्यपुत्री। बुरहानपुर एक शहर है, वह इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर सिपरा सर, तो सिपरा सर उद्गम होता है कुमरा गांव रायसेन से, इंदौर की काकरावर्डी पहाड़ी से इसका होता है उद्गम। और यह चंबल नदी की सहायक नदी है।
उज्जैन एक जो हमारा प्रसिद्ध स्थल है वहाँ शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर केन नदी की बात करते हैं तो कटनी ज़िले से इसका उद्गम होता है, कटनी की राठी तहसील से, आप सभी को पता है। और अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना उस पर चलाई जा रही है केन नदी के ऊपर। और केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ये सभी आपको पता होगा। इसके ऊपर पांडव जलप्रपात स्थित है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है जो आपके ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हमने क्लियर कर लिया। अगले प्रश्न पे जाने से पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कल 11 बजे आपका टेस्ट है किसका, मध्य प्रदेश कला और संस्कृति का। अच्छे से पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया है लगभग वहीं से प्रश्न आएंगे। नहीं भी कुछ अलग आते हैं तो आपको तुक्का लगाना नहीं है, आपको लॉजिक लगा के उसका उत्तर देना है। कभी आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, मात्र 499 रुपये भैया। आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जानी है 499 में कि कुछ पूछो मत। क्यों? क्योंकि सर 35 तो कुल टेस्ट है जिसमें 15 टॉपिक वाइज है और 20 एफएलटी है। साथ साथ आपको 10 ही यूनिट के लगभग 14,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू के रूप में मिलने वाले। तो भैया तैयार हो जाओ कल 14 तारीख के लिए, क्योंकि कल आपका टेस्ट है मध्य प्रदेश कला संस्कृति का, परसों आपका टेस्ट है एफएलटी। तो कमर कस लो, अच्छे से पढ़ते रहो। अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो यह जो स्टार्टिंग के 6 टेस्ट है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, आप जाकर इनको लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि सर बहुत अच्छे से इन टेस्टों को बना रहे हैं। साथ साथ कभी आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1999 रुपये में। और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ जो है वहाँ 15 जनवरी से पहले हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद 1 महीना आपको पूरा रिवीजन करना है। तो आप इसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज और कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करो, फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? देखो भैया, अब हम कैसे हम इसको विभेद करेंगे कि सर ऐसे प्रश्न तो हमने आज तक लॉजिक लगा के पढ़े ही नहीं है। तो इनने पूछ ली कि सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहाँ पर पाई जाएगी। तो देखो आओ मैं लॉजिक लगवाता हूँ। सर सबसे पूर्वी क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, तो मेरे को सर शहडोल दिख रहा है पूर्वी का और सीधी दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों ऑप्शन को हटाऊंगा। फिर मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम कहाँ पर आते हैं उत्तर दिशा पश्चिम दिशा की ओर आते हैं तो पानी की मात्रा में क्या आती है सर, कमी आती है। और जब उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो क्या पानी की मात्रा में सर वापस कमी आती है। दोनों बात मैंने बताया था। अब सतना हमारा यहाँ पर स्थित है, तो सतना में तो सर परिवर्तनशीलता आ ही नहीं सकती है, क्योंकि क्या यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, यह पानी को कहीं ना कहीं रोकता होगा। अब जो खरगोन है, खरगोन के पास क्या है, खरगोन यहाँ पर पड़ता है, तो इसके यहाँ से क्या होता है, नर्मदा घाटी आ जाती है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके नीचे क्या है, तो सर इसके नीचे सतपुड़ा है, तो सर दोनों के कारण कहीं ना कहीं पानी अफेक्ट होता होगा। इसलिए सर्वाधिक परिवर्तनशीलता कहाँ पर पाई जाती है, खरगोन में पाई जाती है। तो ऐसे भैया कुछ कुछ ऑप्शन को भी आपको कट करके चलना है। सतना को भी आप बोल सकते हैं सर पूर्वी क्षेत्र में है तो वहाँ पर ज़्यादा परिवर्तनशीलता पाई नहीं जाती होगी, पर जो खरगोन है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है लगभग, तो यहाँ पर सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती होगी। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह है बालाघाट, और सबसे वर्षा वाला स्थान है वह है पचमढ़ी, और सबसे कम वर्षा वाला जिला है वह है भिंड। ये सभी बातें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिजूरी झारखंड खान किस कोयला क्षेत्र के संबंधित है? तो बिजूरी और झारखंड जो कोयला खान है वह भैया जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है, आपको याद रखना। कल मैंने आपको 2-3 किस्से बनाई थी। सिंगरौली कोयला क्षेत्र के बारे में मैंने 3 से 4 खदानों के नाम बताए थे, उन 4 ही खदानों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। सोहागपुर जो शहडोल में आता है और अनूपपुर अमरकंटक में हमें सोहागपुर कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। सिंगरौली में सर सबसे मोटी परत पाई जाती है, किसकी? तो कोयले की सबसे मोटी परत हमें कहाँ पर, सिंगरौली में देखने को मिलती है। सर जो उमरिया कोयला क्षेत्र है, उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखना। और कोयले के उत्पादन में हम कौन से नंबर पे हैं, 4th नंबर पे हैं, यह बात भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार पाए जाते हैं? तो भैया आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही हमारे क्या मिलता है, मैग्नीज पाया जाता है। अब भैया दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो सर दक्षिण पूर्व में तो बालाघाट और छिंदवाड़ा आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा।
मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और मैग्नीज की जो खान है उसका नाम क्या है, भरवेली की खान, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है। वह किससे संबंधित है, मैग्नीज से संबंधित है, आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध स्थित है, कल भी यह प्रश्न आया था, उससे पहले भी हमने रिवाइज किया था, आज तीसरा पेपर लगा रहे हैं उसमें भी यह पूछा गया है। तो यह किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर यह स्थित है। मैंने बताया था चंबल नदी पर 3 बांध स्थित है सर, एक है गांधी सागर और दूसरा है सर राणा प्रताप और तीसरा है सर जवाहर सागर। और गांधी सागर की हम बात करते हैं तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। 1960 में यह योजना शुरू हो जाती है और यह मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यह बात भी मैंने बताई थी। इंदिरा गांधी के नाम पर इसे इंदिरा सागर बांध नाम रखा गया था। एशिया का पहला बांध है जिसे पूर्ण रूप से मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इन तीन ही परियोजना की क्षमता 386 मेगावाट है, जिसमें से गांधी सागर की सर आपने बताई थी 115, 172 राणा प्रताप की और 99 आपने बताई थी कोटा बैराज की यानी जवाहर सागर की। तो ये सभी योजनाएं आपको याद रखनी है। सोन नदी के ऊपर सर एक प्रमुख योजना बनी हुई है, उसका नाम है बाण सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ताप्ती नदी पर सर 2 बांध हमारे यहाँ बंधे हुए हैं, एक है चंदूरा बांध और एक है पारस डोह बांध, और दोनों कहाँ पर हैं, तो सर दोनों हैं हमारे बैतूल जिले में। तवा नदी पर तवा परियोजना चलती है, जो कि कहाँ पर है, इटारसी नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यहाँ सभी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है, तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। और रीवा के किस स्थान पे, तो गुड़ नामक वहाँ पर तहसील है, गुड़ रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट लगाया गया है, जिसकी जो क्षमता है वह 750 मेगावाट है। 10 बार बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलार प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो सर ओमकारेश्वर में लगाया जा रहा है, यानी खंडवा जिले में, और उसकी क्षमता 600 मेगावाट रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार जो हमारा सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की गई थी वह कस्तूरबा ग्राम इंदौर में की गई थी। तो यह बात भी याद रखना है। यह मध्य प्रदेश का सौर ग्राम के नाम से जाना जाता है। वह है कस्तूरबा ग्राम इंदौर। कभी नहीं देखा हो तो तेजाजी नगर तरफ जाओगे, तेजाजी नगर से पहले आपको पड़ने वाला है कस्तूरबा ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर गोविंदगढ़, यहाँ पर एक क्या है, एक तहसील है, और यहाँ पर गोविंदगढ़ का किला बना हुआ है, जो कि रीवा रियासत का किला है। बिछिया नदी के किनारे बना हुआ है यह किला, आपको याद रखना है ये सभी बात। मऊगंज सर नया जिला बनाया गया अभी हाल ही में रीवा से अलग कर, ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखना। मऊगंज मध्य प्रदेश का नया जिला है जो कि रीवा से पृथक करके बनाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो रानी अवंतीबाई परियोजना आप सभी को पता है सर, जो बरगी परियोजना है जबलपुर में, उसे रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या आंसर है, नर्मदा। अब नर्मदा पर स्थित परियोजना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रानी अवंतीबाई हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, तो सर जबलपुर में। फिर हमें एक मिलती है चिंकी परियोजना। कौन सी, चिंकी परियोजना, जो कि कहाँ पर, नरसिंहपुर जिले में बनी हुई है। फिर आप इधर आओगे तो यहाँ पर मिलेगी इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, जो कि कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। फिर आपको यहीं पे मिलेगी ओमकारेश्वर परियोजना, वह भी कहाँ पर है, खंडवा जिले में है। फिर आप आओगे यहाँ पर खरगोन में, तो यहाँ पर आपको महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। फिर आप गुजरात में जाओगे तो आपको मिलेगी सरदार सरोवर परियोजना। और यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की क्या संयुक्त परियोजना, 4 राज्यों की यह परियोजना है। तो ये सभी परियोजना के आप स्थान याद रख लेना। और किस नदी पर बनी हुई है, तो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। अब ताप्ती नदी पे अभी हाल बात करें, सोन की बता दी। केन के ऊपर केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, आपको वह भी याद रखना है। गंगऊ परियोजना केन नदी पर ही स्थित है, पन्ना जिले में। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और 5 प्रकार की मिट्टी का आज हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जिससे यह आपको याद हो जाएगी। देखो,
ये हो गया आपका मालवा वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको मिलेगी काली मिट्टी। फिर जो अपना मध्य भारत है वहाँ आपको मिलेगी जलोढ़ मिट्टी। और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ आपको क्या मिलने वाली है, मिश्रित मृदा मिलने वाली है। थोड़ा नीचे ले लेते हैं। और यहाँ पे जो आपको मृदा मिलने वाली है पूरी जगह, वहाँ पर आपको क्या मिलेगी, तो सर यहाँ पर लाल पीली मृदा मुझे देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मेरे को लेटेराइट मृदा मिलेगी, कहाँ पर, बालाघाट ज़िले में। और थोड़ी बहुत बैतूल ज़िले में भी पाई जाती है लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश की मिट्टी का वर्गीकरण था। अब इनने बघेलखंड, तो सर बघेलखंड ये पूर्वी क्षेत्र में होता है, तो यहाँ पर मुझे लाल और पीली मृदा देखने को मिलती है। मालवा में सर काली मृदा, निमाड़ में काली मृदा जिसे रेगुर और साथ साथ कपासी मृदा भी बोलते हैं। मध्य भारत में मुझे जलोढ़ मृदा मिलेगी जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा बनती है। मिश्रित मृदा मेरे को मिलेगी बुंदेलखंड में जहाँ पर मोटा अनाज होता है। लाल पीली मृदा सर मेरे को बघेलखंड में मिलेगी, यहाँ पर हमारे यहाँ मेन रूप से धान का उत्पादन किया जाता है, धान और गेहूँ का। ठीक है, लेटेराइट मृदा में कॉफ़ी वगैरह का उत्पादन किया जाता है। जब सिलिकॉन की कमी हो जाती है मिट्टी में तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, लेटेराइट मृदा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? कितनी बार अपन ने इसको रिवाइज कर लिया है? मैंने बताया था 24 जनवरी 1994 को क्या देगा, राज्यपाल स्वीकृति देंगे। और 25 जनवरी 1994 को क्या होगा, यह मध्य प्रदेश में लागू होगा। बात बताई थी। 29 दिसंबर 1993 को हमारे क्या विधानसभा में रखा जाता है इसे। और 30 दिसंबर 1993 को यह विधानसभा से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। पारित होने के बाद राज्यपाल की को सहमति देनी होती है, तो 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल सहमति दे देता है। और 25 जनवरी 1994 से मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है। और कितने स्तर पर, त्रिस्तरीय। फिर 2007 में मध्य प्रदेश सरकार 243D का उपयोग कर जो अनुच्छेद नंबर 243D है, महिलाओं को जो पंचायत होती है उसमें कितना % आरक्षण दे देती है, 50% आरक्षण दे देती है। यह आरक्षण लागू कब से होता है, जब 2009 में पंचायतों के चुनाव होते हैं, तब से यह आरक्षण लागू होता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो आप सभी को पता है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है सर, तो सर वह होता है राज्यपाल, जो कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 161 के अनुसार क्या दी जाती है, क्षमादान शक्तियाँ इसे प्रदान की गई है। और क्षमादान शक्तियाँ राज्यपाल के ही बराबर होती है, बस इसका एक क्षमादान शक्ति राज्यपाल के बराबर नहीं होती, वह होती है मृत्युदंड। केवल राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर पाता है, बाकी सभी क्षमादान शक्तियाँ किसके जैसी, राष्ट्रपति के जैसी होती है। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति होती है। और उसका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद नंबर 161। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखो, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की हम बात कर लेंगे, फिर आती है लोकसभा, ये दोनों सांसद हैं, ठीक है। और तीसरी होती है विधानसभा, ठीक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा सभा पटल होता है। अब राज्यसभा की मध्य प्रदेश में 11 सीटें, लोकसभा की 29 हैं और विधानसभा की कितनी, 230। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण मेनली दोनों जाति को दिया जाता है, एक दिया जाता है ST को और एक दिया जाता है SC को, ठीक है। अब राज्यसभा में तो भैया कोई आरक्षण नहीं, परंतु लोकसभा में जब हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं और जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। आपको याद रखना है, यानी लोकसभा में कुल 10 सीटें हमारे यहाँ से क्या है, रिजर्व्ड है। फिर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में सर 47 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 35 सीटें किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए कितनी, तो सर हमारे यहाँ 35 सीटें आरक्षित है। यानी कुल 82 विधानसभा सीटें हमारे यहाँ क्या है, इन दोनों जातियों के लिए आरक्षित है। क्यों सर ज़्यादा ST की क्यों होंगी, तो सर ST हमारे यहाँ 21.1% है और SC हमारे यहाँ 15.6% है।
तो ज़्यादा आरक्षण किसको देना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति को देना पड़ेगा, इसलिए दोनों जगह आपको अनुसूचित जनजाति की ज़्यादा सीट देखने को मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, अनुसूचित जनजाति की बात इन्होंने की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी। कितनी बार बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली पेपर मिल बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर के नेपा नगर में स्थापित की गई थी। बताया था पहले ही मैंने, बीच में बंद हो गई थी परंतु वापस से इसे अपडेट किया है और वापस से शुरू की गई है। तो यह प्रश्न एमपीपीएससी का इतना इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे पेपर में यह प्रश्न पूछती है। अब ये पेपर मिल कैसे होते हैं सर, कागज उद्योग होते हैं। अब मध्य प्रदेश में स्थित कागज उद्योग की हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट मिल, इसका पूरा नाम ये है, नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट मिल, जो कि कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। 4849 में बनी थी, 1948। फिर उसके बाद हमारे यहाँ है SPM सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि 1968-69 में बनी थी। यहाँ पर जो हमारा नोट के कागज़ होते हैं वहाँ बनते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल में, और कहाँ पर है, नर्मदापुरम में स्थित है। फिर आपको एक और मालूम होगा जो देवास में है, अपनी पेपर मिली है वहाँ, और उसका नाम है न्यूज़ पेपर प्रिंट मिल। न्यूज़ नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं इस पेपर प्रिंट मिल ही उसका नाम है, देवास प्रिंटिंग प्रेस मिल उसे बोलते हैं। यहाँ पर वित्त मंत्रालय का यह उद्योग है, जो कि कब 1974-75 में खुला था। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ एक और मिल है, ओरिएंटल पेपर मिल, जो कि कहाँ पर, शहडोल ज़िले में स्थित है। तो ये सभी पेपर मिल हमारे यहाँ हैं। और एक है टिश्यू पेपर मिल, जिसे मलिन कागज़ पेपर मिल भी बोला जाता है, वहाँ कहाँ पर है, इंदौर में। तो ये कुछ कागज़ उद्योग हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में आज भी चलते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, करेंसी पेपर प्रिंट मिल है, जो कि कहाँ पर है, देवास जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। तो देखो, भारत सरकार ने हाल ही में आंकड़े जारी किए थे, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश के 79 विकास खंडों में 89 नेवासी ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 89। अब ग्राम न्यायालय क्या है सर, तो ग्राम के जितने भी मुद्दे हैं उन्हें गाँव में सुलझाने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसके कारण क्या हो, जो जिला न्यायालय है और या राज्य न्यायालय है उन पर अतिरिक्त भार कम हो सके, क्योंकि गांव के मुद्दे इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें जिला पंचायत में लेके आया जाए। तो देखो, ग्राम न्यायालय की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम लेके आया गया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार कब लेके आई थी, 1996 में। यह जो मध्य प्रदेश सरकार का है, ठीक है। इसके द्वारा 2001 में झांतला नीमच में क्या खोला गया था, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। फिर केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम लेके आई 2008 में। कब लेके आई, 2008 में। केंद्र सरकार के ग्राम न्यायालय अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश में पहला जो ग्राम न्यायालय खुला, वह कहाँ पर खुला था, बेरसिया में खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था, बेरसिया, भोपाल में, 2009 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार का जो अधिनियम आया उसके हिसाब से 2001 में झांतला में खोला गया, और केंद्र सरकार का जो 2008 में अधिनियम आया उसके द्वारा बेरसिया, भोपाल में खोला गया था। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, तो मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं इस पेपर के हिसाब से। परंतु वर्तमान में 43 अनुसूचित जनजातियां हमारे यहाँ से मुख्य रूप से रहती है। भील जनजाति हमारे यहाँ की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्कोहल प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है, तो ओपियम अल्कोहल यानी अल्कोहल फैक्ट्री इसे बोला जाता है। ओपियम यानी होती है आपकी, क्या बोलते हैं उसे, ओपियम यानी, यार अच्छे ही तो नाम है, अफीम। अफीम को अल्कलाइड प्रसंस्करण फैक्ट्री, यानी अल्कोहल निकालते ओपियम से या अफीम से। तो इसका प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है, नीमच जिले में लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, नीमच जिले में स्थापित है। और यह वित्त मंत्रालय का प्रसंस्करण है, आपको याद रखना है, पेपर में एक बार पूछा था। किसका प्रसंस्करण है, वित्त मंत्रालय का यह प्रसंस्करण है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नीमच। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क के कुल कितने भंडार हैं, तो देखो ये 2022 का पेपर था, उसके अनुसार 23.64 मिलियन टन थे। तो आज की डेट में कुछ ज़्यादा होंगे। ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से निकाल दीजिए।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, पहले ही मैंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता के उन्मूलन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई जाती है। अब जो दीनदयाल का जहाँ पर भी नाम आ जाए तो आपको समझना है कि भैया गरीबों के लिए ही काम कर रहा है। और अंत और उदय, अंत्योदय यानी अंत धन उदय, यानी जिनका अंत हो रहा है उनका हमें क्या करना है? उदय करना है। तो उसके लिए क्या होती है? अंत्योदय योजना चलाई जाती है। तो ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सृजन और निर्धनता के उन्मूलन के लिए चलाई गई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइस योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखो इसकी एग्जैक्ट डेट कहीं नहीं मिलती है, तो आप इतना याद रख लीजिएगा, जून 2021 में सीएम राइस योजना हमारे यहाँ शुरू की गई थी। इस योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में 9200 स्कूल खोले जाएंगे, 9200 सीएम राइस स्कूल खोले जाएंगे और 10 से 15 किलोमीटर में एक स्कूल खोला जाएगा। जैसे आपने पहले एक्सीलेंस स्कूल देखे होंगे, हर ज़िले में रहते थे, जहाँ पर नवी क्लास से क्या होता था? एडमिशन होता था। अब वैसे ही एक्सीलेंस टाइप के स्कूल ही सीएम राइस स्कूल हमारे यहाँ खोले जाने लगे हैं, जो कि हर 10-15 किलोमीटर पर खोले जाते हैं और हर बच्चों को यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहले यहाँ पर 2024 तक 360 स्कूल खोले जाएंगे और 2031 तक पूरे 9200 स्कूल खोलने के मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। पूरे प्रश्न खत्म हुए, अब करंट अफेयर की बात करते हैं। अगस्त 2024 में पंडित कुमार गंधर्व समारोह किस जिले में आयोजित किया गया था? तो पंडित कुमार गंधर्व कहाँ के हैं? देवास के हैं। ठीक है, देवास में मैंने बताया था माटा टेकरी पे आप जैसे ही चढ़ोगे तो बीच में आपको मिलेगा कुमार गंधर्व का घर। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देवास में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो भैया जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय बनाया जाएगा, यह मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यह याद रखना है, आपके पेपर में आ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब देखो भैया, कल लड़की ने कमेंट करे दो ने, एक वर्षा पाटीदार हैं और एक है ज्योति धाकड़। उन दोनों ने पहले तो आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद। अब उन्होंने बोला सर 4-5 क्वेश्चन के अलावा मेरे सारे क्वेश्चन सही निकले, आपकी रोटी सीरीज ने आज मन भर दिया, प्लीज़ कंटिन्यू। यानी इनको पॉजिटिव अफेक्ट इनके ऊपर देखने को मिल रहा है कि सर मेरे ऊपर बहुत पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ तो मेरे से प्रश्न बन रहे हैं। 4 से 5 नहीं बने, वो करंट अफेयर वाले नहीं बने होंगे, मेरे हिसाब से स्टैटिक वाले इनसे पूरे बने होंगे। अब देखिए ज्योति धाकड़ जी यहाँ पुलिस में है, मध्य प्रदेश पुलिस में। इन्होंने लिखा बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल सटीक एनालिसिस है सर आपका। तो एनालिसिस की बात यहाँ पर हो गई। बस इसी प्रकार आप मार्गदर्शन करते रहिएगा, नेक्स्ट पीएससी हम बे फोड़ देंगे। तो देखिए लड़की का सपना क्या है? नेक्स्ट पीएससी का सपना है और वह आज ही से अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। तो भाई ये आपके लिए मोटिवेशन है। ऐसे ही कमेंट डेली कीजिए। कल मैं वापस से 2 कमेंट शामिल करूँगा, आज इन दोनों बच्चियों की हैं, कल मैं कुछ और कमेंट शामिल करूँगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे सुनते जाइए कि राजघाट परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला है, और दूसरा हथनोरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल वापस से मैं मिलूँगा और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।